हाय गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत। और फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे वही सीमन वाले पोर्शन को। क्लियर है बेटा? तो चलो सीमन के पोर्शन कंटिन्यू करने से पहले हमने कल क्या क्या पढ़ाया था, इसे पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ाया था, जल्दी बताओ। पहले क्या पढ़ाया था? एसेसरी ग्लैंड के बारे में। एसेसरी ग्लैंड में 3 ग्लैंड थे, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर है? उसके तीनों का सेक्रेशन जो निकल रहा था, उस सेक्रेशन को हमने क्या बोला था? सेमाइनल प्लाज्मा। क्या बोला था बेटा? सेमाइनल प्लाज्मा। और साथ में सेमाइनल प्लाज्मा के साथ किसका काउंट होता है? स्पर्म का। क्लियर है? तो इसी चीज के बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है कि सीमेन में क्या क्या कितने कितने होते हैं। पहले तो हमने बताया कि ग्लैंड में क्या क्या हो रहे थे, अब कितने ग्लैंड का कौन कौन सा पोर्शन कहाँ कहाँ यूज हो रहा था, इस चीज को हमने बताया। अब हमने सीमेन पढ़ेंगे, उस सीमेन में स्पर्म काउंट को पढ़ेंगे कि उसमें स्पर्म का काउंट कितना होता है, या एक बार में जो सीमेन निकलता है इजैकुलेशन में, पर इजैकुलेशन जितने सीमेन निकलता है वो कितने होते हैं। क्लियर है? इस चीज को पढ़ेंगे और साथ में कुछ डिजीज, उससे रिलेटेड डिजीज के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अरे समझ में आ रहा है? चलिए आगे हम इससे पहले पढ़ने से पहले हम बताओ ये चीज कि सबसे पहले हमने बताया था सर सीमेन क्या है? सीमेन। सर सीमेन बराबर होता है स्पर्म प्लस किसका? सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा ये होता है ना बेटा। सर सेमाइनल प्लाज्मा किसका सेक्रेशन होता है? ये जो पहले सर सेमाइनल प्लाज्मा होता है, जो सेक्रेशन ऑफ किसका किसका? पहले तो सेमाइनल वेसिकल, हाफ शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, इतना बार पढ़ा दिए इसलिए शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। सेमाइनल वेसिकल प्लस प्रोस्टेट प्लस बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड का जो 3 एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड था, उस तीनों के सेक्रेशन को हमने क्या बोला? सेमाइनल प्लाज्मा। अरे समझ में आ रहा है? सर आपने बताया था स्पर्म। स्पर्म जो होता है सो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस में बनता है। कहां बनता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस, मतलब टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या बन रहा था? स्पर्म। जब ये सीमेन हमारे बॉडी से बाहर आता है, जब ये सीमेन हमारे बॉडी से बाहर आता है, तो ये जो लगभग होता है स्पर्म होता है लगभग 10% होता है। कितने परसेंट होते हैं? 10%। अरे वो 66 का परसेंटेज था। क्लियर है? ये और ये जो बचता है उसका 90% होता है ये। क्लियर है? मतलब सर हम ये कह रहे थे कि आपने वो जो 10%, 60 to 70, 30 to 25, सॉरी 20 to 30 और 5 to 10% लिखा है, तो वो 90% का था वो। क्लियर है? यहां पे अलग चीज है। अरे समझ में आ रहा है? मतलब ये सीमेन का भी ये परसेंटेज दिया हुआ है, तो कितने परसेंट हो रहे हैं? ये 10%, ये 90%। क्लियर है? तो 10% मतलब सर जितने भी हमारे बॉडी से निकलते हैं, स्पर्म निकलते हैं, उसका सीमेन निकलते हैं, उसका 10% ही क्या हो रहा है? स्पर्म होता है। और 90% क्या हो जाता है? सेमाइनल प्लाज्मा। तब तो हमने कोगुलेशन वगैरह पढ़ा था। अरे समझ में आ रहा है? तो ये चीज को हमने देखना पड़ा था। क्लियर है? जब ये इसी के बारे में हमको और कुछ पढ़ना है। इसका अब ये बताओ हमें कि यहां इसका वॉल्यूम कितना होता है, जो निकलता है सीमेन बॉडी से, तो उसका वॉल्यूम कितना होता है? इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बराबर 3 से 4 ml। कितने ml? 3 से 4 ml पर इजैकुलेशन। पर हर एक इजैकुलेशन में जितने बार बॉडी से बाहर निकलेगा, इजैकुलेशन का मतलब बाहर निकलना स्पर्म का। क्लियर है? सीमेन का बाहर निकलना। तो जितने भी सीमेन बाहर निकलेगा, मतलब जितना बार निकलेगा, तो 3 से 4 ml पर इजैकुलेशन। नॉर्मल है, ये नॉर्मल रेंज है, एवरेज रेंज है। क्लियर है बेटा? चलिए सर इसका पीएच क्या होना चाहिए? सर पीएच, सारे चीज तो बेसिक थे, सारे चीज क्या था वहां पे? बेसिक थे। तो इसका पीएच जो होता है वो 7.2 to 7.4 होता है। क्लियर है? ये एसिडिक है या बेसिक है? सर 7 पॉइंट से ऊपर टू 7 से ऊपर मतलब बेसिक। क्लियर है? तो ये एल्कलाइन नेचर का होता है। अब बताओ ये चीज हमें बताओ कि इसका काउंट कितने होते हैं? स्पर्म तो इसमें होते हैं 10%, लेकिन वो नंबर कितना होता है स्पर्म का? क्लियर है? अरे 10% क्या है? इसका काउंट है। तो इसमें नंबर कितना होगा? 20 to 120 मिलियन पर ml। 1 ml में कितना? 120 to 120। तो सर इसका मतलब है कि लगभग ये 3 से 4 ml में 200 से 300 मिलियन हो जाता होगा, क्योंकि यही चीज तो हमें दिख रहा है। अरे नहीं समझ में आ रहा है? पहले इसका वॉल्यूम 3 से 4 इजैकुलेशन, मतलब एक इजैकुलेशन में कितना सीमेन आता होगा? 4 से इसको गुना कर दो तो लगभग ये कितना आ रहा है? अरे ये जो 3 से 4 है, मतलब इसको एक बार 3 से गुना करें, एक बार 4 से, 360 से 480, मतलब हम ये कह सकते हैं 200 से 300 मिलियन स्पर्म है।
अरे नहीं है, एवरेज एक रेंज ले लेते हैं। तो एवरेज एक रेंज क्या है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म पर इजैकुलेशन। हमने ये क्या लिखा है, पर ml। ये चीज देखना पड़ता है। अरे समझ में आ रहा है, हमने बताया 20 to 120 मिलियन पर ml, क्लियर है। लेकिन हमने एनसीईआरटी का डाटा कुछ और है, उस चीज को अभी हम जस्ट बताते हैं। ये हमें यहां पे हमने क्या लिखाया, पर ml। अरे समझ में आ रहा है, देखो एनसीईआरटी कभी कभी कुछ कुछ और बोलते रहता है, उसी चीज को बारे में अभी हमने दिखा रहे हैं। एनसीईआरटी बताता है, इसको मिटा दें, अरे इसको मिटाएं, ठीक, इसको लिख लेना तुम लोग, समझ में आ रहा है। चलो एनसीईआरटी के हिसाब से, अब हम एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी कह रहा है, एनसीईआरटी कहता है कि कोई आदमी जो है कब फर्टाइल कहलाएगा, कोई भी आदमी कब फर्टाइल कहलाएगा, वो जो उसके अंदर से वो मतलब उसके बॉडी से जो सीमेन निकलेगा वो किसी फीमेल को फर्टिलाइज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसका एनसीईआरटी ने क्राइटेरिया दिया है। क्राइटेरिया क्या दिया है कि मान के चलो कि जो भी सीमन निकला, सीमन हमने बताया कि 20 से 120 मिलियन पर ml होना चाहिए, पर ml होना चाहिए, क्लियर है। तो इसी चीज को एनसीईआरटी ने इसी रेंज को लिख लिया है। और कितने ml निकलता है सर, 3 से 4 ml निकल रहा है। मतलब सर ये 200 से 300, कितने, 200 से 300 मिलियन होना चाहिए। क्या चीज, मिलियन स्पर्म पर ml लिखे या पर इजैकुलेशन, पर इजैकुलेशन। अरे समझ में, एनसीईआरटी के हिसाब से 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलता है एक बार में। कितने निकलने हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलने हैं। अरे समझ में आ रहा है, ठीक। उसके बाद यही कहता है कि इस 200 से 300 में जो हमारा 60% जो स्पर्म है, कितना, 60%, इसका जो शेप और साइज है ना नॉर्मल होना चाहिए। 60% ऑफ sperm having normal shape and size, क्लियर है। तो 60% ऑफ स्पर्म का क्या होना चाहिए, नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए, क्लियर है। अब देखो इसी 60 में से कह रहा है कि 40% जो है वो बहुत तेजी से मूव करता हो। 40% क्या है, विग्रस मोटिलिटी का होना चाहिए, विग्रस मोटिलिटी, अरे बहुत तेजी से चलने वाला, क्लियर है। तो एनसीईआरटी कह रहा है कि कोई भी आदमी कब फर्टाइल हो सकता है, कोई भी आदमी कब हम वहीं से लिख दिया, हमने जो पहला डाटा लिखाया था 20 से 120 मिलियन, उसी से हमको क्या आया, 200 से 300, एवरेज रेंज है 200 से 300 मिलियन स्पर्म पर इजैकुलेशन, अरे ये डाटा को इससे गुना उना करके मत देखना, ये सब एवरेज लिया जाता है मेडिकल साइंस में, क्लियर है। तो हमने क्या बोला, 200 से 300 मिलियन स्पर्म पर इजैकुलेशन निकलना चाहिए। हमने यहां पे ये डाटा क्या है, पर ml है, एक इजैकुलेशन में कितने निकलना है, 3 से 4 ml, क्लियर है। तो इस चीज को गौर करना। तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म पर इजैकुलेशन, इसमें से जो 60% है ना वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज का। इसका शेप और साइज, अरे बहुत सारे इंडिया में जितने भी आदमी है, मिलियन में आदमी है, उसका सारे आदमी का शेप एंड साइज एक जैसा है नहीं, कोई नांगड़ा है, कोई लुल्हा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो कम से कम ना स्पर्म को जब किसी फीमेल को अगर फर्टाइल करे तो फर्टिलाइज करने से पहले उस स्पर्म का ये देखना जरूरी है कि 60% स्पर्म जो है वो नॉर्मल शेप एंड साइज का है कि नहीं। इसी 60 में से ये 40% क्या होना चाहिए, विग्रस मोटिलिटी का भी होना चाहिए। अरे समझ में आ रहा है। तो ये चीज हमें देखने को मिल रहा है, क्लियर है। चलिए आगे भी पढ़ाते हैं, जल्दी ये लिखिए, ये लिखिए। चलो स्पर्म काउंट देख लिए, उसी स्पर्म काउंट जो काउंट अभी हमने पढ़ा उसी काउंट से रिलेटेड कुछ डिजीजेज हैं, क्लियर है, उसके बारे में हम पढ़े। पहला है ओलिगोस्पर्मिया। क्या बोलते हैं बेटा, ओलिगोस्पर्मिया। क्या नाम है उसका, ओलिगोस्पर्मिया। सर ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है, सुनिए। हमने बोला कि जो पर ml काउंट क्या होना चाहिए, 20 से 120 ml, क्या होना, सॉरी 20 से 120 मिलियन पर ml। अरे 1 ml में कितने स्पर्म का काउंट होना चाहिए, 20 से 120 मिलियन। अरे समझ में आ रहा है। अगर मान के चलो ओलिगोस्पर्मिया हम कब बोलेंगे, अगर स्पर्म का काउंट 20 मिलियन से कम हो जाए,
समझ में आ रहा है? हमने ये बोला कि नॉर्मल रेंज क्या है, नॉर्मल क्या है सर, 20 से 120 मिलियन पर ml, 20 से 120 मिलियन पर ml, ये क्या है नॉर्मल रेंज। अगर सर 20 से कम हो जाए, 20 से कम हो जाए, तब उसको हम क्या बोलेंगे, उसी डिजीज को हम बोल देंगे ओलिगोस्पर्मिया। क्या बोल देंगे बेटा, ओलिगोस्पर्मिया। तो ओलिगोस्पर्मिया, व्हाट इज ओलिगोस्पर्मिया, मतलब स्पर्म काउंट लेस देन नॉर्मल रेंज, नॉर्मल लिख दो, स्पर्म काउंट लेस देन नॉर्मल। कितना नॉर्मल क्या है, लेस देन 20 मिलियन पर ml। अगर 20 मिलियन से भी कम हो जाता है उसको हमने क्या बोल दिया, ओलिगोस्पर्मिया। तो आपसे पूछेंगे व्हाट इज ओलिगोस्पर्मिया। सर अगर सीमेन के अंदर 20 मिलियन से कम स्पर्म पाया जा रहा है, उसको हमने क्या बोल दिया, ओलिगोस्पर्मिया। क्या बोल दिया बेटा, ओलिगोस्पर्म। अरे सुन, एनीमिया सुने हो, एनीमिया क्या होता है, जब ब्लड काउंट हमारे बॉडी के अंदर कम हो जाता है, उसी प्रकार से क्या है ओलिगोस्पर्मिया, जब स्पर्म काउंट कम हो जाता है। कितने से कम होना चाहिए, 20 से कम हो जाना चाहिए। इसको हमने क्या बोल दिया, ओलिगोस्पर्मिया। क्या बोल दिया, ओलिगोस्पर्मिया। क्लियर है? तो इस चीज को हमने देख लिया। चलो उसके बाद है दूसरा इसी में एजूस्पर्मिया। सर ये क्या होता है, एजूस्पर्मिया क्या होता है। एजूस्पर्मिया मतलब सर देखो, इसमें तो कम हुआ, इसमें ओलिगोस्पर्मिया में क्या हुआ, इसमें स्पर्म काउंट कम हुआ, लेकिन एजूस्पर्मिया में स्पर्म, ए मतलब नहीं, जू मतलब जीवित चीज, जू मतलब जीवित मान लो, जू मतलब नहीं होना चाहिए, स्पर्म नहीं होना चाहिए, मतलब स्पर्म इज नॉट फाउंड इन सीमन। सीमन के अंदर कोई भी स्पर्म जब नहीं होता है, अरे कोई भी बॉडी से अंदर, मेल बॉडी के बाहर से कुछ निकल रहा है, मेल बॉडी के बाहर निकल रहा है, सीमेन तो रिलीज हो रहा है। सीमेन में तो दो चीज था सर, एक तो स्पर्म था और दूसरा क्या था, सेमाइनल प्लाज्मा। अगर मान के चलो उस आदमी से सीमेन बाहर आ रहा है, तो हो सकता है उसमें स्पर्म हो या ना हो। अरे अगर स्पर्म कम था तो सर उसको हमने बोल दिया ओलिगोस्पर्मिया, और यही चीज अगर ज्यादा दिन तक रह गया तो उसमें से स्पर्म ही काउंट खत्म हो जाएगा। सर अगर वो खत्म हो रहा है, इसी को हमने क्या बोल दिया, एजूस्पर्मिया। क्या बोल दिया, एजूस्पर्मिया। मतलब इसका हम लिख सकते हैं सर, एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमेन। अरे नहीं समझ में आ रहा है, सीमेन में दो चीज से मिलकर बना रहा है, एक सेमाइनल प्लाज्मा और दूसरा स्पर्म। तो अभी जस्ट पढ़ाया ना, तो अगर मान के चलो स्पर्म ही नहीं है, ये स्पर्म ही इसमें नहीं है सीमेन के अंदर, ये क्या लिखे हैं, सीमेन। क्लियर है? तो इस सीमेन के अंदर ये देखो, सीमेन बराबर स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। अगर किसी आदमी से बाहर निकल रहा है, तो ये तो 90% है, ये तो 10% है, तो बाहर तो ये आ रहा है, लेकिन इसमें ये नहीं है। तो क्या ये फर्टिलाइज कर पाएगा किसी फीमेल को? सर नहीं कर पाएगा। तो क्या इसको हम क्या बोल देंगे सर, इसको एजूस्पर्मिया बोल देंगे। क्या बोल देंगे, एजूस्पर्मिया बोल देंगे। क्लियर है? ये किसके कारण होता है, ये किसके कारण होता है, ड्यू टू द, देखो विटामिन ई के डिफिशियंसी से। किसके डिफिशियंसी से, विटामिन ई। तो ड्यू टू विटामिन ई डिफिशियंसी। अरे समझ में आ रहा है, विटामिन ई के डिफिशियंसी से ये हो रहा है। क्लियर है? तो ये चीज को हमने देख लिया। चलो इसमें दो चीज और है, जल्दी जल्दी लिख लो, इसको मिटाएं। चलो आगे बढ़े। देखो अभी हमने दो बीमारी पढ़ा था। दो बीमारी क्या क्या था बताओ, एजूस्पर्मिया एंड ओलिगोस्पर्मिया। तो ये दोनों किसके बेसिस पे था, नंबर के बेसिस पे था। अरे ये दोनों जो अगला डिजीज था किसके बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे। और किसके कारण हो रहा था, विटामिन ई के कारण। किसके कारण हो रहा था, विटामिन ई के कारण। अब जो हमारा है ना, अब पहले तो काउंट के बेसिस पे था, अब जो हमारा है, अब देखो इधर से पहले, अब इससे पहले हमने बताया था कि सर ये जो 60% जो होना चाहिए टोटल स्पर्म का, 60% जो होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। और ये जो 40% है, ये जो अपना बेटा 40% है, इस 40% का क्या होना चाहिए, विगरस
विग्रस मोर्टेलिटी होना चाहिए। अरे विग्रस मोर्टेलिटी तो हम तेजी से चलता रहता हो, कितना परसेंट होना चाहिए? 40%। अगर ये दोनों कंडीशन स्पर्म में नहीं मिल रहा है तो क्या वो फर्टिलाइज कर पाएगा फीमेल को? नहीं कर पाएगा। तो इसके कारण भी कोई ना कोई डिजीज होता होगा। ठीक है, उसी डिजीज को हम बोलते हैं नेक्रोस्पर्मिया। क्या बोलते हैं? नेक्रोस्पर्मिया। व्हाट इज नेक्रोस्पर्मिया? मतलब सर अभी आपने बोला कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ, अभी क्या बोला, इसी दोनों के बेसिस पे होगा। तो नेक्रोस्पर्मिया में हो जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ स्पर्म क्या है? मेजॉरिटी ऑफ स्पर्म आर इमोर्टाइल। क्या होता है मेजॉरिटी ऑफ स्पर्म? इसमें इमोर्टाइल। अगर ये मेजॉरिटी ऑफ स्पर्म क्या हो गया? इमोर्टाइल। अभी हमने क्या कह रहा है कि 40% का विग्रस मोर्टेलिटी होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है? ज्यादा से ज्यादा इसमें नहीं चलने वाला है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? नेक्रोस्पर्मिया। इस टाइप के डिजीज को क्या बोल रहे हैं? नेक्रोस्पर्मिया। एक और है हमारे पास टेराटोस्पर्मिया। क्या है? टेराटोस्पर्मिया। टेराटोस्पर्मिया सुनिए, अभी हमने बोला कि इसका 60% का नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉर्मल शेप एंड साइज, जैसा स्पर्म का शेप एंड साइज होना चाहिए। अरे जैसे इंडिया है, इंडिया में क्या हर एक आदमी, जितने भी लोग हैं, मिलियन लोग हैं, क्या सबका नॉर्मल शेप एंड साइज है? नहीं, कोई नंगरा है, कोई लुल्हा है, किसी का हाथ टेढ़ है, किसी को कुछ है। और मेजोरिटी लेकिन क्या है उसमें? अच्छे लोग हैं। मेजोरिटी अच्छे हैं जिनके सारे बॉडी सही है। अच्छे का मतलब ये नहीं कि अच्छे, मतलब बॉडी उसका सही है, नॉर्मल शेप एंड साइज है उसका। लेकिन अगर ये मेजोरिटी नॉर्मल शेप एंड साइज से अगर खराब हो जाए तो कोई ना कोई इंडिया में बीमारी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो यही कारण है टेराटोस्पर्मिया का मतलब क्या है कि टेराटोस्पर्मिया में हो जाता है कि यहां जो नॉर्मल शेप एंड साइज है वो क्या हो जाता है? एबनॉर्मल हो जाता है। क्या हो जाता है? एबनॉर्मल हो जाता है। मतलब हम कहेंगे कि स्पर्म हैविंग एबनॉर्मल शेप एंड साइज। अरे समझ में आ रहा? ये चीज पहले हमने नेक्रोस्पर्मिया और ये टेराटोस्पर्मिया। तो नेक्रोस्पर्मिया में क्या हो रहा था? मेजॉरिटी ऑफ स्पर्म आर इमोर्टाइल। टेराटोस्पर्मिया में क्या हो रहा था? स्पर्म हैविंग एबनॉर्मल। टेराटो का मतलब ही होता है टेढ़ा मेढ़ा। टेराटो का मतलब क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा। इसलिए हमने बोला टेराटोस्पर्मिया। हमने क्यों बोला कि टेराटोस्पर्मिया मतलब स्पर्म हैविंग एबनॉर्मल शेप एंड साइज। और ये किसके कारण होता है सर? ये होता है ड्यू टू विटामिन ए डिफिशियंसी। क्लियर है? तो ये किसके कमी के कारण हो रहा है? विटामिन ए के कमी के कारण। क्या क्या? नेक्रोस्पर्मिया एंड टेराटोस्पर्मिया। सर नेक्रोस्पर्मिया में क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ स्पर्म आर इमोर्टाइल। जो मेजॉरिटी, इसमें ज्यादातर स्पर्म कैसा है? अचलायमान है। और ये टेराटोस्पर्मिया में क्या होता है कि एबनॉर्मल शेप एंड साइज। विटामिन ए के कारण क्या देखे थे? सॉरी, विटामिन ई के कारण भी तो देखे थे हम लोग। विटामिन ई के कारण 2 डिजीज देखे थे ना? क्लियर है? तो वो था हमारा विटामिन ई के कारण डिजीज। ये हमने समझ लिया। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट देखो, इनफर्टिलिटी। क्या है? इनफर्टिलिटी या इनफर्टाइल। इनफर्टाइल क्या होता है? ये चीज आपने लगभग लोग सुने होंगे। इनफर्टाइल वो फर्टिलाइज नहीं है कि अभी हमने बोला कि इतने बीमारी बताया, एजुएस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, टेराटोस्पर्मिया, ये सब क्या है? अगर ये कंडीशन किसी मेल के अंदर हो तो क्या वो फीमेल एग को फर्टिलाइज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा सर। तो अगर वो फीमेल एग को वो स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, उसी बंदे को हम क्या बोलते हैं? इनफर्टाइल। क्या बोलते हैं? इनफर्टाइल। मतलब व्हेन मेल स्पर्म इज नॉट एबल टू। इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन मेल स्पर्म इज नॉट एबल टू fertilize फीमेल एग। ये बहुत रीजन हो सकते हैं। या तो उसके स्पर्म काउंट कम हो जाए, स्पर्म काउंट कम भी होगा तो नहीं कर पाएगा। या तो सर उसमें स्पर्म हो ही नहीं, ओलिगोस्पर्मिया, ओजुओस्पर्मिया हो जाए। या सर ऐसा हो सकता है कि स्पर्म तो हो लेकिन वो क्या हो? इमोर्टाइल हो जाए, तो वो केस हो जाएगा। सर स्पर्म तो हो लेकिन उसका शेप एंड साइज एबनॉर्मल हो जाए, तो हम कहेंगे सर वहां टेराटोस्पर्मिया का केस हो जाए। तो ये सारे केस का लास्ट रिजल्ट क्या है? इनफर्टिलिटी। क्या है? इनफर्टिलिटी। तो अगर इनफर्टिलिटी क्या है? व्हेन मेल स्पर्म इज नॉट एबल टू फर्टिलाइज फीमेल एग।
स्पर्म जो है सो फीमेल एग को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा, या तो पहुंच नहीं पा रहा या फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा, उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, इसको इनफर्टाइल। ये टर्म है, इसको याद करना है, क्या है, इनफर्टाइल। अरे समझ में आ रहा है इनफर्टाइल का मतलब? अरे इनफर्टाइल, व्हाट इज इनफर्टाइल? व्हेन मेल स्पर्म इज नॉट एबल टू फर्टिलाइज फीमेल एग। मेल स्पर्म और फीमेल एग ये दोनों फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, इसको हमने क्या बोला, इनफर्टाइल। क्या बोला, इनफर्टाइल। उसके बाद है इंपोर्टेंसी। क्या है बेटा, इंपोर्टेंसी, एक और टर्म है। देखो, एक होता है इंपॉर्टेंट, IMPORTENT, एक होता है इंपॉर्टेंट, IMPOTENT। इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंसी मतलब वो भी यही है, इनफर्टिलिटी ही है। क्लियर है? तो ये चीज है, क्लियर है? तो इसको इंपोर्टेंसी क्या है सुनिए, इंपोर्टेंसी क्या है इसको सुनिए। when male are unable या not able, उसी को बोलते हैं unable to perform sexual intercourse, इसी को बोलते हैं क्वाइटस। क्लियर है? मतलब क्या है कि सर कि इंपोर्टेंसी क्या है कि अगर कोई मेल हो, अगर वो इंटरकोर्स नहीं कर पाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाता है, फीमेल के साथ उसका मीट करता है, बट वो सेक्सुअल इंटरकोर्स फीमेल के साथ नहीं कर पा रहा है। अरे कोई मेल है, उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो रहा है, ये इसके कारण क्या हो सकते हैं? अगर उसका पेनिस सर क्या हो जाता है, इरेक्टाइल नहीं हो पाता है। पेनिस अगर इरेक्ट नहीं हो पाता है तो क्या हो जाएगा, वो क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स कर पाएगा? सेक्सुअल इंटरकोर्स कब होगा? जब पेनिस का इरेक्शन होगा। अरे पेनिस का जब इरेक्शन होगा तब ये तो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा। अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पा रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंपोर्टेंस या इंपोर्टेंट पर्सन है। क्लियर है? इंपोर्टेंट नहीं बोले, इंपोर्टेंट। क्लियर है? तो इंपोर्टेंट मतलब क्या हो गया कि वो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पा रहा है, इसको हमने क्या बोला, इंपोर्टेंसी। क्लियर है? तो इंपोर्टेंट ये किसके कारण होता है, ये किसके कारण होता है? तो अभी तो बताएं, ड्यू टू द फेल्योर ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस, पेनिस के इनलार्जमेंट के कारण नहीं, अगर इनलार्जमेंट हो रहा है इसके कारण ये डिजीज देखने को मिलता है। ड्यू टू द फेल्योर ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस। क्लियर है? तो ये चीज हमें देखने को मिला। चलिए ये सारा चीज हमें याद कर लीजिए, और भी टर्म अभी बताएंगे। चलिए जल्दी कीजिए, मिटाएं।